हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी को लूसेंट का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ और इस प्रकार मैंने जो है पॉलिटी के कुछ टॉपिक को कवर किए हैं और जो है इतिहास में आज दूसरा टॉपिक जो है ऐतिहासिक स्रोत। तो इससे बनने वाले आज लगभग 80 क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में करेंगे। साथियों, आप सबको बता दूं कि अगर आपका एग्जाम आगामी बिहार जो है बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो या बीपीएससी टीआरई 4 हो, तो इन सभी के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल है। तो आप लोग क्वेश्चन का यहाँ से बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि बीते हुए युगों की घटना के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को क्या कहा जाता है। तो साथियों, इसे हम किस नाम से जानते हैं? ऐतिहासिक स्रोत, भौगोलिक स्रोत या सामाजिक स्रोत या राजनीतिक स्रोत। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऐतिहासिक स्रोत। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन के बारे में यहाँ पे हमको बताना है। कहता है कि साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत जो है अधिक प्रामाणिक है। तो क्या ये बात सही है, ये बताना है। पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक है। साहित्यिक स्रोत के एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान है या साहित्य स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती है। तो साथियों, यहाँ जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि साहित्यिक स्रोत की तुलना जो है पुरातात्विक स्रोत से अधिक प्रामाणिक होता है, यानी कि साहित्य का बात जो है अधिक प्रामाणिक है, यहाँ पे ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस वेद में प्राचीन प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में पता चलता है। तो साथियों, वेदों की कुल संख्या जो है 4 है और सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है और इसी ऋग्वेद में जो है प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में हमें पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है, यानी कि ऐसा ग्रंथ जो श्रुति पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा कि जो श्रुति पर आधारित नहीं है। तो देखिए ये जो है संहिता भी है, ब्राह्मण ग्रंथ भी है, उपनिषद, लेकिन पुराण जो है ये श्रुति पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। इसके रचिता कौन है, तो लोमहर्ष और उनके पुत्र अगस्त्य है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ या दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में नहीं है। तो ऐसा दावा कौन सा ग्रंथ के द्वारा किया जा रहा है? तो ये जो दावा करता है साथियों, ये महाभारत करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक यानी कि सुपिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, जिसे त्रिपिटक यानी कि किस धर्म से संबंधित? ये 3 पिटक है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इनको आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक में जो है बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा का उल्लेख किया गया है। तो ये किससे हो जाएगा? तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कि मलिंद पनी हो राजा मलिंद और डैश के बौद्ध भिक्षुओं के मध्य संवाद है। तो मलिंद पनी जो है ये जो है नागार्जुन के बीच जो है ये वार्तालाप है। तो ऑप्शन नंबर बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के बीच वार्तालाप है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बताना है कि मलिंद पन्नो के जो है रचिता कौन है। तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो मैकियावेली की जो प्रिंस से तुलना की जाती है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। जिस प्रकार मैकियावेली का प्रिंस पुस्तक है, ठीक उसी प्रकार कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। क्वेश्चन पूछता है कि ये अर्थशास्त्र जो है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध राजनीतिक से है। किससे है? अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक से है। कौटिल्य इसके रचयिता हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डालता है? तो ये किस पे हो जाएगा? राजनीतिक नीतियों पर, यानी कि मौर्य काल के जो बारे में राजनीतिक नीतियां हैं वो जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक से मिलता है।
अगला क्वेश्चन है कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगिणी। यह जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है और राजा जय सिंह के नेतृत्व में ये पुस्तक की रचना किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक एग्जाम है, पूछा गया है कि किसके नेतृत्व में जो राजतरंगिणी पुस्तक लिखा गया है, तो जम्मू कश्मीर के राजा थे जय सिंह के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? तो अष्टाध्यायी पुस्तक जो है ये आपको हो जाएगा किसका? पाणिनि की है। किसका है? पाणिनि की है। अगला क्वेश्चन है कि महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो महाभाष्य का रचिता है आपको हो जाएगा यहाँ पे क्या? पतंजलि। एकदम सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? तो मालविका और अग्निमित्र की ये कहानी है। तो इसमें नायक आपसे पूछा है, तो नायक जो है अग्निमित्र है और जो है मालविका मालविका ये नायिका है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अग्निमित्र है कौन? तो ये पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्ष चरित्र और कादम्बरी ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हैं और ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। कौन है? हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमाचरित्र के रचनाकार कौन है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए तो क्या बताते हैं? तो विक्रमाचरित्र जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान रखेंगे साथी, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये विल्हन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? विल्हन के द्वारा। तो इसको ध्यान रखना है। अगला है कि चंद्रवर्दई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 17 के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ जो नहीं आया था तो वो निर्याकस भी था, एनासीक्रिटस भी था और जो है एरिस्टोबुलस भी था। लेकिन हेरोडोटस जो है ये सिकंदर के साथ नहीं आया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 19 नंबर के में निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत के दौरा सबसे पहले किया था? तो भारत की दौरा जो है सबसे पहले किसने किया था? तो वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में आता है और आप लोग अगर पढ़े होंगे तो हर्षवर्धन का कार्यकाल 606 से लेकर के 647 तक है। अगर बात करें तो मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आता है और ये सबसे पहले आता है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी में गद्दी पर इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 के लिए ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले मेगास्थनीज आता है। आइए अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इंडिका पुस्तक है मेगास्थनीज के। जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य अभिषेक हुआ है उसकी सारी चर्चा कहाँ मिलती है? तो ये इंडिका पुस्तक में ही मिलती है हमें। तो इस पॉइंट्स को भी आप लोग ध्यान रखना साथियों। अगला है कि ज्योग्राफिया की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ज्योग्राफिया जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? कि आपको सही जवाब जो है एस्ट्रेबो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्ट्रेबो। हेरोडोटस की पुस्तक एग्जाम में पूछता है तो हिस्टोरिका पुस्तक है। क्या है साथियों? हिस्टोरिका पुस्तक जो है ये हेरोडोटस की है। प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री है। किस कौन सा है? नेचुरल हिस्ट्री। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अगला है प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये नेचुरल हिस्ट्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला है कि पेरिप्लस ऑफ एरिस्टोस्थेनीज यानी कि एरियन सी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अज्ञात यूनानी लेखक है जिसके बारे में किसी लेखक का नाम नहीं जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि फाहियान कहाँ के निवासी थे? तो फाहियान, वेनसान, सी युगिन ये सब कहाँ के थे? तो ये चीन के यात्री थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वेनसंग हर्षवर्धन के समय में आया था और फाहियान जो है चंद्रगुप्त प्रथम के समय में भारत आया था, या अशोक के समय में, या जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है कि हर्षवर्धन के समय कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन यानी कि हर्ष से याद रखिएगा वेनसंग। क्या? वेनसंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। वेनसंग एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना साथियों।
अगला है कि 9वीं सदी में भारत आने वाले अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था। तो रूहमा जो कहा था वो कौन सा साम्राज्य था, तो इसको आप लोग को बताना है। तो वो जो है पाल को जो है रूहमा कहा था, किसे, पालवा को। अगला क्वेश्चन है कि अलबरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था। तो साथियों अलबरूनी जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। तो आपको बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन काल है ये कब से कब तक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो ये मोरक्को की यात्री थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता जो है ये किसके समय में आया था। तो साथियों ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। किसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि फारस के सुलेमान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक जो 1443 से 44 ईस्वी ने विजयनगर सम्राट के शासन काल में विजयनगर की यात्रा किया था। तो वो विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा क्या होगा, वो देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रजाक आया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी, ये कोलकाता में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज कौन किया था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज किया था राय बहादुर दयाराम साहनी किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 के लिए डी यहाँ पर एकदम सही जवाब होगा। अगला देखिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ये 1921 ईस्वी में हुआ था। तो साथियों आप लोग सोचते होंगे कि सीधे क्वेश्चन का आंसर बता दें, लेकिन आप लोग को यहाँ पे हर एक क्वेश्चन मिलेगा। तो इसीलिए मैं आप लोग को विश्लेषण नहीं करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए आपको विश्लेषण नहीं करता हूँ, सारे क्वेश्चन इसमें जो है मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग धैर्य के साथ देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकलने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है राय बहादुर दयाराम साहनी है और आर डी बनर्जी है, यानी कि राखाल दास बनर्जी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हम सही आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में देखिए पूछा गया है। तो इसके जो प्रभारी थे वो जॉन मार्शल थे। कौन थे, जॉन मार्शल थे। और यही जॉन मार्शल जो है मैसेज दिया था कि हड़प्पा नामक कोई सभ्यता यहाँ पे है। तो मैसेज भी किसने दिया था, चार्ल्स मेसन ने दिया था। चार्ल्स मेसन ने जो है हड़प्पा के बारे में मैसेज दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। तो न्यूमिस्मेटिक्स में जो है हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि एशिया माइनर स्थित बौद्ध कोई का महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं साथियों, उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत का उल्लेख मिलता है। तो यहीं पे बिल्कुल सही जवाब है कि एशिया माइनर से जो बौद्ध कोई अभिलेख है इसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत का उल्लेख है। तो क्वेश्चन इसका रिवर्स भी पूछ सकता है कि किस अभिलेख में 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत का उल्लेख मिलता है। तो ये वो कोई अभिलेख है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे। तो ये जेम्स प्रिंसेप थे। 1837 ईस्वी में कब पढ़ा था, तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और 1750 का डेट महत्वपूर्ण है क्योंकि अशोक के जो शिलालेख है इसको पहली बार खोजा गया था और टी फैंथलर के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा, टी फैंथलर के द्वारा। तो आप लोग ध्यान रखना।
अगला है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा एवं लिपि में है। तो अशोक के जो अभिलेख में जो भाषा का प्रयोग हुआ है वो जैन धर्म की भाषा है, प्राकृत भाषा, और लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों कि कहाँ से अशोक के द्विभाषिक यानी कि ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये ग्रीक और अरमाइक जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं ये अफगानिस्तान के सर एक पुना अभिलेख है, कंधार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अशोक के मनसेरा यानी कि पाकिस्तान एवं शाहबाज गढ़ी ये भी दो अभिलेख हैं जो कि पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। मनसेरा और शाहबाज गढ़ी कहाँ से? पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। शिलालेख में किस लिपि में प्रयोग किया गया है? तो भारत में जो मिला है उसमें ब्राह्मी लिपि है, और जो बाहर पाकिस्तान में जो मिला है उसमें लिपि का प्रयोग जो है खरष्टी लिपि है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो दाएं से बाएं यानी कि इधर से हम इधर लिखते थे, तो वो कौन सी लिपि थी? तो साथियों आपको बताना है। तो ये लिपि जो थी ब्राह्मी लिपि ही दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए जो है बिल्कुल सही जवाब। 44 के लिए क्या हो जाएगा? बाएं से दाएं, ये जो है यहाँ पे डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि साथियों जो खरोष्टी लिपि बाएं ब्राह्मी लिपि है ये इधर से यानी कि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, लेकिन बाएं से दाएं से बाएं पूछा है तो खरोष्टी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित करता है। तो हेलियोडोरस का जो वेशनगर अभिलेख है ये किसको संदर्भित करता है? तो ये साथियों जो है केवल वासुदेव को संदर्भित करता है। किसको? वासुदेव को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से है। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख है तो रुद्र दामन से संबंधित है। कि नासिक का जो अभिलेख है मंदसौर से संबंधित है, मंदसौर के राजा थे तो नासिक उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था। तो जो विशुद्ध संस्कृत भाषा में जो सबसे लंबा अभिलेख था वो था साथियों शक क्षत्रप जो रुद्रदामन था, इसी का जूनागढ़ अभिलेख था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा 47 के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि काव्य शैली की प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तो काव्य शैली की जो प्राचीनतम नमूना है ये आपको हो जाएगा रुद्र दामन के अभिलेख में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। तो समुद्रगुप्त के बारे में जो अभिलेख है वो अभिलेख का नाम है साथियों आपको कौन सा अभिलेख? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। तो हरिसेन जो है आपको बताए थे कि हरिसेन किसके दरबारी कवि हैं, कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर 51 के लिए ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि महरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था। तो महरौली जो दिल्ली में लोह स्तंभ है साथियों इसका निर्माण आपको 4वीं सदी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली के महरौली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लोह स्तंभ किसकी स्मृति है। ये चंद्र की यानी कि चंद्रगुप्त की स्मृति में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है कि सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है। तो सती प्रथा का उल्लेख जो है ये एरन अभिलेख में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो एरन अभिलेख ये भानुगुप्त का है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। तो रवि कीर्ति किसके कवि थे, तो ये आपको हो जाएगा सही उत्तर 56 के लिए जो साथियों ये पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। क्या होगा, पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखिए कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलती है। तो हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो संघर्ष हुआ था इसकी जानकारी हमें एहोल का अभिलेख से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही जवाब होगा। अगला है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ये एहोल का उत्कीर्ण अभिलेख में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अभिलेखों के ऐतिहासिक पुनर्कथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। तो ये अभिलेख को जो है ऐसा पुनर्कथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का जो सूत्रपात है ये साथियों आपको राजा प्रथम के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो महासभा की कार्यप्रणाली के बारे में जो विस्तृत जानकारी मिलती है ये उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलता है। तो 60 के लिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था। तो साथियों सिक्का का जो प्रचलन है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जारी किया गया था और ये व्यापारियों के द्वारा सर्वप्रथम पहली बार सिक्का जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्राचीन मुद्रा का नाम क्या है। तो भारत में जो प्राचीन सिक्के थे उसे हम आहत सिक्के कहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए 62 के लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम सोने का मुद्रा किसने चलाई थी। तो सोना का सिक्का जो है हिंद यवन या इंडो बैक्टीरियन के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्का जारी किया था। तो शुद्ध सोना जो है ये कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 64 के लिए ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है कि सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे। तो सातवाहन के द्वारा जो सिक्का जारी किया गया था तो सीसा का सिक्का जारी किया गया था ये, लेकिन प्रोटीन भी सिक्का जारी किया गया था। तो बीपीएससी में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिक्का सातवाहन ने जारी किया था। तो सीसा और प्रोटीन दोनों जारी किया था, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो सिक्का जारी किया गया था वो सीसा का सिक्का था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। तो बड़े पैमाने पर जो स्वर्ण सोने की मुद्रा है बड़ी मात्रा में ये आपको किसके द्वारा जारी किया गया था। तो साथियों ये कुषाणों के द्वारा जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 66 के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि सोने का सर्वाधिक सिक्का किस काल में जारी किए गए थे। तो सोना का जो सर्वाधिक सिक्का है सोने के सर्वाधिक सिक्का ये गुप्त काल में आया था। किस काल में, गुप्त काल में आया था। तो 67 के लिए बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं। तो रोमन सिक्का जो है ये कहाँ से मिला है। तो ये आपको हो जाएगा अरकमेडू से। किससे, अरकमेडू से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर है कि भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे। तो बर्मा को जो है ये स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये साथियों कंबोडिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए एग्जाम जेआरएफ में पूछा गया है। तो ये प्लिनी की जो नेचुरल हिस्ट्री है ये आपको किस भाषा में हो जाएगा। तो लैटिन भाषा में है। किस में, लैटिन भाषा में है। अगला क्वेश्चन देखिए चचनामा सिंध का इतिहास है
और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद है चचनामा के लेखक। और ये किस भाषा में लिखा गया है? ये सब कौन सारे अरबी लेखक हैं, तो कौन है? अली अहमद अरबी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय है? तो ये किसका व्यवसाय है तो आपको बताना है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा मागध का। किसका? मागध का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि चीनी यात्री संयोगन ने भारत की यात्रा किया था, तो ये कब से कब तक किया था? तो ये साथियों संयोगन के द्वारा जो 518 से लेकर के 522 तक यात्रा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी यानी कि 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? तो ये जो महाभारत युद्ध का उल्लेख है ये आपको किस अभिलेख में हो जाएगा? तो पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख। तो इससे पहले भी देख चुके हैं। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रबातक अभिलेख संबंधित है, तो ये रबातक अभिलेख जो है ये किससे संबंधित है? तो आपको हो जाएगा कनिष्क से। किसके है? कनिष्क से। रबातक अभिलेख कनिष्क से हो जाएगा। अगला है कि भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए ये यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया है। तो भारतवर्ष के लिए जो इंडिया शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग साथियों ये आपको हो जाएगा हेरोडोटस के द्वारा। किसके द्वारा? हेरोडोटस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया था? तो ब्राह्मी और खरोष्टी को जो उद्वाचित किया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों ये हो जाएगा आपको जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, क्योंकि 1837 ईस्वी में यही पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है आपको इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में पूछना चाहते हैं कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं और लिखी जाती थी, यानी कि इधर से जो है इधर लिखी जाती थी, तो वो लिपि कौन सी है? तो आपको बताना है। इससे पहले देखे थे खरोष्टी लिपि जो इधर से इस तरह लिखी जाती थी, तो आपको बताना है कौन सी लिपि इधर से इधर लिखी जाती है। तो आंसर आप लोग उम्मीद करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो साथियों का आगे जो वीडियो है उसमें तीसरा टॉपिक है और उसका नाम है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें 3000 यानी कि 3 लाख ईस्वी पूर्व से जो है 600 ईस्वी पूर्व तक हम देखेंगे। तो इसमें कुल लगभग जो है 160 के प्लस क्वेश्चन है, तो इसको 2 पार्ट में करके देखेंगे, 80 क्वेश्चन करके। तो आप लोग और जो है इस चैप्टर को आप लोग जरूर कल पढ़ के आना है। तो साथियों थैंक यू और बने रहिए, इसी तरह अगले वीडियो में मिलेंगे। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। तो साथियों